वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाज़ेह तनाव की जो सूरत हाल है वो देखने में आ रही है, और लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती दिखाई दे रही है। और अगर हम सिंध में देखें तो यही मुतालबा MQM पीपल्स पार्टी से कर रही है। सो इस पर आज हमने बात करनी है। साथ ही साथ अनाउंसमेंट हो चुकी है, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ऐलान किया जा चुका है। अब हम ये तो नहीं कह सकते, एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन क्या वो वाकई वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और फिर क्या वापस आकर जो उन पर केसेस हैं और फिर 80 से ज़्यादा करप्शन के केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों के दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं, सो उनका क्या स्टेटस होगा, इस पर भी हमने बात करनी है। और एक और चीज़ कि सिर्फ एक ही दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद शहबाज शरीफ साहब फिर लंदन के लिए वापस रवाना हो गए हैं। ऑलरेडी वहाँ से आए थे, वापस रवाना हो गए हैं। और कल यानी कि जुम्मे के रोज़ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब बड़ी अहम मुलाकात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब से। उस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन बिलाल शो में मौजूद है। मोहसिन, थैंक यू सो मच। मोहसिन, सबसे पहले तो मैंने अभी अभी एक खबर पढ़ी है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर और पेट्रोल 400 रुपये का हो गया। सो इट वाज अ मिनी हार्ट अटैक, इज इट सो? 400 तक पेट्रोल चला जाएगा? मतलब आवाम को मारना है, क्या करना है अब आपने? मतलब मैंने अब अभी अभी खबर पढ़ी है तो मैंने कहा यहाँ से ही आगाज़ कर लूँ। नहीं, इसका नवाज शरीफ की आमद से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका बेसिकली ताल्लुक़ ये है कि जो निगरान हुकूमत IMF से मुआहदे कर गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 400 असल में तक। ताल्लुक इस तरह से है, वो मैं अभी खबर एक वेबसाइट पर पढ़ रही थी ब्रेक के दौरान, तो वो उसमें ताल्लुक ये निकल रहा था कि लोग बड़े गुस्से में हैं और जिस भरपूर इस्तकबाल की तैयारियों की बातें की जा रही हैं, सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून में ये कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि अवाम नहीं निकलेंगे बाहर, बिकॉज अवाम महंगाई की वजह से परेशान है। और अगर पेट्रोल इस सतह तक पहुंच गया, जो कि ऑलरेडी अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर लोग नहीं निकलेंगे इस्तकबाल के लिए बाहर, उनमें गम और गुस्सा पाया जाएगा। तो मैंने कहा आपसे यही पूछना कि पेट्रोल कहाँ तक जा सकता है, आप फील्ड में होते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दें। हमारी इतलात के मुताबिक तो अभी 350 तक जा सकते हैं। आपने तो 400 तक ले गई मैंने हैं। खबर पढ़ी है, मैंने आप खबर अफोर्ड पढ़ी कर है। पाएंगी, इसलिए आपने शायद अल्लाह ना किया ना। करे, अल्लाह ना, हाँ। मैं नहीं बिल्कुल भी अफोर्ड कर सकती। दूसरा, मैंने खबर पढ़ी है तो मैं चाह रही थी आप इस नहीं पर थोड़ा नहीं, सा कर दें, लेकिन आपने एक तसल्ली दे दी कि चलें 350 तक हाँ, हो हो जाएगा। सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल देखें क्या बनता है। ये मुआशी मामलात हैं और अभी निगरान अच्छा, ये वज़ीर। जो 21 ऑफ अक्टूबर की बात की जा रही है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं वापस आएंगे। मैंने बहुत से अपने इर्द गिर्द लोग देखे हैं जो हमारे मुख्तलिफ अपने सहाफ़ती हलकों में ही लोग हैं, आपस में उन्होंने बेट लगाई हुई है। एक कैटेगरी कहती है आएंगे, कहते हैं नहीं आएंगे, और आपस में उन्होंने बेट लगाई हुई है आएंगे या नहीं आएंगे। सो आपके ज़राए क्या कहते हैं? नहीं, अगर तो इलेक्शन होने हैं तो फिर तो नवाज शरीफ ने आना ही नहीं तो आना अगर है। इलेक्शन नहीं है, ये क्या आपने बात की? अगर इलेक्शन होने, इलेक्शन नहीं होने क्या? लेकिन जिस तरह वो अब इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव हुआ है हल्का बंदियों को लेकर, ये चीज़ें लेकर, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। 1-2 माह ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। 1 माह ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। और नवाज़ शरीफ की आमद भी इसी तनाजुर में है कि नवाज़ शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कुछ कार्ड्स उन्होंने अपने सीने से लगाए हुए हैं, और वो जब आएंगे तो उनके आने के फ़ौरी बाद शायद इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस हो जाए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो भी होगी वो फिर डेट राना जो है सनाउल्लाह तो ऑलरेडी फरवरी तक तो कह जी जी चुके हैं। बिल्कुल, वो तो। लेकिन आप, मैं यही कि 21 ऑफ अक्टूबर को इज़ ही कमिंग बैक, वापस आ रहे हैं, इज़ इट कंफर्म्ड? आपके ज़राए क्या कह रहे हैं इस हवाले जी बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून के हैं कुछ रहनुमा, वो तो बड़े होपफुल हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। डेट फिर भी मैं कहूँगा कि ऊपर नीचे हो सकती है, प्रोग्राम चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये है कि अब उनका आना नागुज़ीर हो चुका है। अगर नून लीग ने इलेक्शन में जाना है तो नवाज शरीफ ही हैं जो थोड़ा सा, आप ये लेकिन कह। अभी हम देखें मौजूदा सूरत हाल में नैब केसेस दोबारा से खुल चुके हैं। मुख्तलिफ सियासतदान, क्या रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, कारोबारी शख्सियात, 450 से ज़ायद लोग जो हैं वो नैब के रडार पर आ चुके हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि नैब में अब अहल लोगों को लगाया जाए, मतलब जो सिविल और मिलिट्री एजेंसीज़ हैं इनके अहल लोगों को लगाया जाए।
सो ऐसी सूरत में वापस आना, चलें आप कह रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में, और स्पेशली अगर मैं ये एक और चीज़ आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब अचानक लंदन से ही आए और फिर लंदन ही वापस चले गए, एक दिन पाकिस्तान में रहे, सो ऐसा क्या हुआ है कि वो बड़ा हम्म अहम पैगाम लेकर जा रहे ये हैं, जो वहाँ पर ये भी कहा जा रहा आपने है। एक्चुअली दो तीन बातें मिक्स कर दी हैं, लेकिन मैं सम अप करने की कोशिश करूँगा। शहबाज शरीफ की पहले बात कर लेते हैं। तो जो बिलावल ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया वो था कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हमारा मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से है। हम्म। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से है, वो मुस्लिम लीग नून एन से नहीं करे नवाज शरीफ। और उन्हें क्यों ये जुमला बोलना पड़ा, वो ये था कि मरीम नवाज़ के कोई विज़िट प्लान हो रहे हैं सिंध में, जिस तरह एमक्यूएम ने कहा है कि हमें पीपल्स पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो नून लीग के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद एमक्यूएम जीडीए और मौलाना फजल रहमान के साथ वो इत्तेहाद करें सिंध में। तो मिसाक जमहूरियत भी है, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद मिसाक जमहूरियत जो एक मुआहदा था, स्ट्रेटजिक मुआहदा आप उसे कह लें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो ख़त्म हो गया है। और शायद बिलावल भी उस तरह पंजाब में अब एक्टिव ना हो पाए। तो ये वजूहत हैं। अगर बिलावल पंजाब में इतने एक्टिव नहीं होते तो फिर मरियम को वो चाहते हैं कि वो सिंध में एक्टिव ना हो। और शहबाज शरीफ जो हंगामी तौर पर गए हैं, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ें अभी वाज़ेह होनी हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले पहले, और वो मशरूत वापसी हो सकती है कि आप अपना बयानिया इतना सख्त ना करें, आप मुआशी मामलात पर फोकस करें। और फिर दूसरा ये सल्तनत शरीफिया जो है, जिसे ये कहा जाता है कि हमने पिछले टेन्योर में देखा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, हमज़ा चाहे 1 माह के लिए वज़ीर आला पंजाब रहे, लेकिन ये जो शरीफ फैमिली में ही जो पावर है वो रहे। अब उस तरह के मामला शायद आगे ना हो पाएँ। और शहबाज शरीफ इस वक्त जिससे भी बात की जाए कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है तो उसमें चेहरा जो है वो शहबाज शरीफ है या दूसरा ऑप्शन बिलावल है। लेकिन इनमें ये चीज़ तय है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें लेगा पार्लियामेंट में, वो अपनी हुकूमत बनाने का या वज़ीर आज़म उनका अच्छा, जो होगा। आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आती है, उसके लिए मौशी तौर पर चैलेंजेस कितने बड़े होंगे? और जो ये महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, तो डू यू थिंक कि वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा और आने वाली हुकूमत जो है वो उसको कंट्रोल कर सकेगी? जिस तरह आने वाली पेट्रोल हुकूमत प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, तो क्या ये रिवर्स इनको गियर लगेगा? अभी सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि इलेक्शन हो जाए। उसके बाद जो दूसरे चैलेंज की आपने बात की है वो डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए चैलेंज ये होगा कि हालात जो है ना वो स्टेबल रहें। चाहे पॉलिटिकली हालात स्टेबल होंगे तो हमारी इकॉनमी पर भी उसके असरात पड़ेंगे। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, अगर वो इतनी जो महंगाई है या कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल और बिजली की, इस हद तक कि उसे रख ले, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जिस तरह पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि चलें महंगाई का लेवल, पेट्रोल की कीमतों का लेवल, बिजली की कीमतों का लेवल इस हद तक ही रहे, लेकिन वो उन्होंने डबल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अब जो बात हो रही है वो बात ये है कि इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि इलेक्शन हो, एक स्टेबल हुकूमत आए। लेकिन उसमें भी अब रुकावटें हैं, उसमें भी हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि इन्होंने किस तरह मिल बैठना है। अगर सियासतदान मिल बैठकर इन मामलात को नहीं देखेंगे, कुछ मईशत के हवाले से, कुछ सियासी इस्तेहकाम के हवाले से मुआहदे नहीं करेंगे, तो इलेक्शन हो गए लेकिन फिर सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ, तो फिर तो आप देख लें कि मुल्क किस नहज पर पहुँच जाएगा। इसलिए जो सहूलतकार हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनके कंसर्न्स भी हैं कि सबको मिल बैठना चाहिए। और अब एक उम्मीद की किरण जागी है, और वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए क्या करते हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो उनके अपनी जमात के रहनुमा बारहा ये इजहार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये जो इल्ज़ाम तराशी का बयानिया है ये अब काम नहीं आएगा। क्योंकि फिर अगर आप 99 में चले जाएं, जब मुशर्रफ साहब नहीं आए थे, तो तब इकॉनमी की क्या सूरत हाल थी। लेकिन अगर मुशर्रफ के दौर को देखा जाए, जो कहते हैं कि कि बड़ा अच्छा था, स्टेबल दौर मुआशी था, हवाले से मुआशी बहुत अच्छा ग्रोइंग हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, चाहे वो एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे बाद में। लेकिन उन्होंने और उनकी हुकूमत को मजबूत बनाने का एक फार्मूला भी था कि उन्होंने बलदियाती इंतखाबात करवाए। लेकिन माजरत के साथ पीपल्स पार्टी का टर्नओवर आया,
मैं नून लीग का 5 साल 2013 से 18 का टर्नओवर आया, फिर पीटीआई आ गई। बलदियाती नुमाइंदों को मजबूत करने के हवाले से या निचली सतह के जो इख्तियारात इन्होंने देने पर कोई काम नहीं किया। चलें पीटीआई जाते लेकिन जाते आपको लगता है कि उनका फिर कोई किरदार हो सकता है मुआशी इस्तेहकाम में, या वैसे जो पॉलिसीज़ जो कि सस्टेन करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं, सो बल्दियाती नुमाइंदों का कोई किरदार देखिए इसमें हो सकता बलदियाती है? नुमाइंदे जो निचली डायरेक्टली सतह तो पर, नहीं हाँ हो जी, सकता। लेकिन आप ये देखें कि जब बलदियाती नुमाइंदों के पास जितना भी बजट होगा, जब एक गली मोहल्ले वाले को भी पता होगा कि यार मेरा ये कौंसलर है, मेरा ये चेयरमैन है, मेरा ये नाज़म है, तो वहाँ पर फंड्स जो लगते हैं उन फंड्स में इतने घपले नहीं होते, हम्म, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक। जवाबदेह होते हैं, फिर गली मोहल्ले की सतह पर जवाबदेह होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये पार्लिमानी हमारे एमपीए एमएनए हजरात, यानी जब ये इनकी भी सोच फिर वो अच्छा, गल, एक और ये चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आइंदा आम इंतखाबात में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया है? नवाज शरीफ साहब कोई बयानिया लेकर लौटेंगे? नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना तज़िया है, इख्तलाफ राय भी आप कर सकती हैं, कि नवाज शरीफ को वोट को इज़्ज़त दो और ख़िदमत को इज़्ज़त दो के दरमियान अब कोई इनका बयानिया होगा। देखें, आप ये ज़िम्मेदार ठहरा दें जी कि 2017 से पहले पाकिस्तान डेवलप कर रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, तरक्की हो रही थी, मंसूबे लग रहे थे, लोड शेडिंग का वाकई इन्हें क्रेडिट जाता है, लोड शेडिंग का जो ख़ात्मा है या दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। और 2013 के इनके मंशूर में ये दो चीज़ें शामिल थी, एक दहशतगर्दी का ख़ात्मा और दूसरा लोड शेडिंग और तवानाई का बहरान जो आया हुआ है उसका ख़ात्मा। तो ये इन्होंने किसी हद तक कवर किया है, बल्कि बड़ी हद तक जो है लेकिन वो आइंदा कवर। आम इंतखाबात में आइंदा अब आम इंतखाबात में देखें, अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे दूसरों पर, यानी साबिक अस्करी क़यादत और साबिक जजेस साहिबान पर, और एक सिटिंग चीफ़ जस्टिस हैं जो वेरी नेक्स्ट यानी चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद, जिनका नंबर है, जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जिनका जो टर्न्योर है वो 9 माह और 9 दिन का है, तो उन पर भी इल्ज़ामात लगा दिए हैं। अगर तो उनके हवाले से कोई सबूत हैं, जो ये कहा जा रहा था कि वो नैब लेकिन को, मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुस्लिम लीग नून के पास भी ताहाल कोई ऐसा बयानिया है नहीं। लेकिन बयानिया लेवल प्लेइंग फील्ड का हो सकता है। नवाज शरीफ साहब अगर वो आते तो हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है ना लेवल प्लेइंग फील्ड का। देखिए अब इन्होंने, लेकिन बिल्कुल ठीक हो गया, इस हमारा वक्त जो है वो लेकिन आप ख़त्म जाते हो जाते चुका है। अपने प्रोग्राम से के ज़रिए एक दरख्वास्त कर दें उनसे, या जो जिन के ये लेवल प्लेइंग, कि आवाम के लिए कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड रख दें। बिल्कुल ठीक हो गया, आवाम के लिए वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि हालात जो है वो बहुत सख्त होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन हमारे साथ शो में मौजूद है। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, मुल्क में मौजूदा महंगाई की सूरत हाल और इस वक्त अगर हम जमात इस्लामी को देखें तो आज से एहतजाजी धरना जो है इसका आगाज़ किया जा रहा है। जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और इसी तरह से जो दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ीं, बिजली के नर्ख बढ़े और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में भी कुछ रुपया इजाफा किया जाएगा। सो इसी के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी धरना आज से जमात इस्लामी जो है वो देगी। इसका मकाम क्या होगा, कितने दिन ये प्रोलॉन्ग रह सकता है, कोई इसका आउटकम निकल सकेगा या नहीं, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब शो में मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा सबसे पहले तो धरने का मकसद बताएं। एक तो ये कि बिजली के नरखों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, धरने का मकाम क्या है और क्या इसमें आम लोगों के लिए भी शिरकत की दावत है? कोई भी आ सकता है, हिस्सा डाल सकता है अपना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले 16 माह में जो पीडीएम की हुकूमत रही है, इसने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए हैं और उसके नतीजे में सुनने में ये आ रहा है कि उसके नतीजे में ये पेट्रोलियम की मसनूआत में हर 15 रोज़ के बाद इजाफ़ा हो रहा है। बिजली के बिलों में 13 से ज़ायद टैक्सेस शामिल करके उसमें भी बेइंतहा इजाफ़ा हो गया है। एक आदमी जो अपने घर का ख़र्च चला रहा था, उसके लिए अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो बिजली के बिल अदा कर सके, और जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम ये महसूस करते हैं कि इस महंगाई में पिछले 5 सालों में तमाम पार्टियाँ इस मुल्क की हुकूमत में रही हैं और ये तमाम पार्टियाँ इसकी ज़िम्मेदार हैं।
इसी सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी थी। पूरे पाकिस्तान के अवाम ने उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मुकम्मल हड़ताल हुई। अगले मरहले में अब हम चारों सूबाई गवर्नर हाउसेस के बाहर मुज़ाहरे कर रहे हैं, इसलिए कि गवर्नर्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। हम वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो होशरुबा महंगाई है इसने लोगों का जीना दोभर कर दिया है। लोग ख़ुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं और अगर बिजली के बिल अदा कर देते हैं तो घर से बाहर निकलने के लिए मोटरसाइकिल पर गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवा सकते। और अगर कहीं ज़िंदगी और मौत का मसला हो और सफ़र करना पड़ जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफ़ा हुआ है। इस दोनों बिजली के बिलों और पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफ़े का नतीजा ये निकला है कि रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया भी शदीद महंगाई का शिकार है। तो आज आपका जो धरना, आज से इसका आगाज़ हो रहा है, ये कितना तवील चलेगा और इसका मकाम क्या है धरने का? जी, ये आज का धरना गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर माल रोड पर होगा इंशाअल्लाह, और ये 3 रोज़ तक हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर चलाएँ। इसमें इजाफ़ा भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी बात जो है वो आवाम तक पहुँचाई है हमने, और अब आवाम के ज़रिए से हम वफाकी हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आप होश के नाखून लें। जो मराहत ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को और जर्नैलों को दी जा रही हैं, मुफ़्त पेट्रोल दिया जा रहा है, मुफ्त बिजली के यूनिट्स दिए जा रहे हैं, 587 अरब रुपए सिर्फ मराहत पर ख़र्च हो रहे हैं। ये अगर मराहत ख़त्म कर दी जाएँ और बिजली की चोरी रोक दी जाए तो इससे ये बिजली के बिलों में बहुत कमी वाक़ हो सकती है, और ये 16 रुपए पर यूनिट पड़ सकता है। लेकिन देखें, हमारा कहना ये है कि जो मुल्क सहूलत के साथ चल रहा हो, जिसमें खुशहाली हो, वहाँ तो अपने लोगों को जो सर्व कर रहे होते हैं उनको मराहत दी जाती हैं। लेकिन जब मुल्क मुश्किल हालात में हो तो इशराफिया का ये हक़ नहीं बनता कि वो इन मराहत से लुत्फ़अंदोज़ हो और गरीब आवाम जो है वो ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो। हमारा कहना ये है कि फ़ौरी तौर पर ऐसे इक़दामात किए जाएँ जिससे ये नीचे आ सके। गुर्बत जो है वो, अब तो गरीब आदमी तो अलग बात है, लेकिन जो आम फ़र्द है, जो अच्छा खाता पीता फ़र्द है, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है। जो एसी चलाता था वो अब ये कोशिश करता है कि मैं किसी तरह एसी न चलाऊँ। जिसने 2 पंखे चलाने थे वो 1 पंखे पर आ गया है। जिसने सफ़र, जिसके मजबूरी थी, अगर 2 चक्कर लगाने थे तो वह मजबूर हो गया है कि वो कम से कम सफ़र करे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लोग खामोश रहना अब बिल्कुल मौत के मुतरादिफ़ है, और हम आवाम तक पहुँचे हैं और आवाम की आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, एक ये कि ये जो आपका धरना है, आपको लगता है कि मतलब आप महंगाई के ख़िलाफ़ ये जो धरना आपने आज से जिसका आगाज़ कर रहे हैं, इसका कोई रिज़ल्ट निकलेगा? देखिए या ये ये सिर्फ़ इसकी एक सिंबॉलिक हैसियत होगी कि आपने एहतजाज किया? जी देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त कोई भी इस महंगाई के बारे में कोई सियासी जमात बात नहीं कर रही, और इसलिए नहीं कर रही कि तमाम सियासी जमातें इस महंगाई की ज़िम्मेदार हैं। इसलिए अवाम की आवाज़ बनना भी ज़रूरी है। जमात इस्लामी जो है वो अवाम के साथ खड़ी है। हर मुश्किल मरहले में, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, हम अवाम के साथ खड़े होते हैं। कोरोना की वबा आ गई थी तो जमात इस्लामी के कारकुनान थे जो अवाम के साथ खड़े थे, उनके दुख दर्द में शरीक थे। ये एक बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ी परेशानी है। लोगों को जीना दोभर हो गया है। बच्चों की नाश्ते का बंदोबस्त अगर एक घर में हो जाता है तो दोपहर के खाने की मुश्किल पड़ी होती है। सब्ज़ी महंगी है, दालें महंगी हैं, और दोपहर का खाने का बंदोबस्त हो जाता है तो रात की फ़िक्र। हमारी घर के ख़वातीन जो हैं वो हमसे ज़्यादा परेशान हैं, और इस मुश्किल वक्त में हमें आवाम के साथ खड़ा होना है और आवाम को भी खड़ा करना है। अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर हम अपनी बात नहीं करेंगे तो ये तो फिर मौत के मुतरादिफ है। अच्छा, एक ये जो आप मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, और जब हम कहते हैं कि जी महंगाई से नबरदाज़मा होने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके ख़्याल में इस वक्त हमें क्या तब्दीलियाँ अपनी करने की ज़रूरत है? हुकूमती सतह पर क्या तब्दीलियाँ होने की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है, ताकि ये जो महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है इसको एटलीस्ट कंट्रोल में तो
लाया जा सके, इसको कहीं फुल स्टॉप तो लगाया जा सके कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपये इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, यानी कहीं पर भी कुछ थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, हम सिर्फ मुतालबे नहीं कर रहे, हमने लाहेअमल भी दिया है। हमने ये बताया है हुकूमत को कि आप अरबों रुपए बचा सकते हैं मराहत को ख़त्म करके, जो नाजायज़ हम समझते हैं कि नाजायज़ मराहत हैं। हमने ये बताया है आईपीपीज़ के जो माहदे किए हुए हैं, जो आज तक मंजर आम पर नहीं आ सके, हमने उनके बारे में ऐसा नाजायज़ माहदे हैं वो कि बैनुल अक़वामी तिजारती असूलों के ख़िलाफ़ हैं। यानी कैपेसिटी चार्जेज़ जो है, यानी जो बिजली हुकूमत पाकिस्तान इन आईपीपी से ख़रीद नहीं रही, लेकिन चूँकि उनकी कैपेसिटी इतनी है तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है और डॉलरों में कीमत अदा करनी पड़ रही है। हम ये समझते हैं और हमारा ये मुतालबा भी है कि ये आईपीपीज़ के साथ जो 72 कंपनियां हैं, इनके साथ जो माहदे हैं इसको रिव्यू किया जाए, इनको देखा जाए। और कोई दुनिया में माहदा ऐसा नहीं होता जो दो पार्टियां जो माहदे में शामिल होती हैं उनकी रजामंदी के बगैर माहदे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हुकूमत पाकिस्तान किसी भी लम्हे किसी भी वक्त में ये चाहे कि इन माहदों को ख़त्म करना है, तो वो एक स्पेसिफ़िक जो टाइम है उसका नोटिस देकर ये माहदे ख़त्म कर सकती है। ये माहदे ही ख़त्म हो जाएँ तो हमारी कीमतें आधी से भी नीचे आ जाएंगी। लेकिन ये जो आपकी तरफ से ये रोड मैप दिया जाता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, और क्या ये इसका आपको लगता है कि मतलब ऐसी तो बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन कोई हुकूमत कान भी तो धड़े। और फिर दूसरा ये कि ये अभी तो इंटरम सेटअप है, वो लोग भी कहते हैं कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर इसमें किरदार किसका नहीं बनता है? फिर देखें, इसके लिए तो इलेक्शंस का होना और एक मुंतखब हुकूमत का आना बहुत ज़रूरी है। जी ये तो असबत ज़रूरी है, फ़ौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए और मुंतखब हुकूमत आ जाएगी तो ज़्यादा बाइख्तियार होगी। लेकिन देखिए, ये इसका रोड मैप और ये सारी चीज़ें तजावीज़ ऐसी नहीं हैं कि सिर्फ नारों की हद तक महदूद हैं। कॉन्फ्रेंसेस में माहिरीन इकट्ठे हुए हैं। अभी 16 सितंबर को इस्लामाबाद में आईपीपीज़ के माहदे के बारे में कॉन्फ्रेंस हुई है, ठोस तजावीज़ हुकूमत को भेजी गई हैं। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हुकूमत भी और इससे पिछली हुकूमत भी माफियाज़ में घिरी हुई है। माफियाज़ जो हैं वो अपने मुफादात के ख़िलाफ़ अपनी एक बोटी के लिए पूरी गाय कुर्बान कर देते अच्छा, हैं। एक और ये मैं आपसे चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी, फिर इस सेगमेंट को मैं कंक्लूड करूँगी कि अगर हम इस वक्त मौजूदा महंगाई की सूरत हाल देखें, मुआशी सूरत हाल देखें और चीज़ों को बेहतर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का मिलकर बैठना कितना इस वक्त ज़रूरी है। इसमें अदलिया भी है, इसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है, इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें आपके सियासतदान भी हैं, इसमें आपके बिजनेसमैन भी हैं। कितना ज़रूरी है सबका मिल बैठना, इख्तलाफात को भुलाना और कोई सस्टेनेबल मुआशी पॉलिसीज़ देना। देखिए, ये तो एक कौम का इत्तेहाद, मुश्किल वक्त में कौम का इत्तेहाद तो असबस ज़रूरी है। इसके बगैर ना मुआशी तरक्की हो सकती है, ना मुआशरत बेहतर हो सकती है। ये ज़रूरी है कि कौम मुत्तहिद हो। लेकिन कौम किस बात पर मुत्तहिद हो सकती है? कौम करप्शन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो सकती है, कौम जमहूरियत के लिए मुत्तहिद हो सकती है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम 75 सालों से किसी भी इदारे को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये जो हुकूमतें बनती रही हैं और ख़त्म होती रही हैं, इन्होंने इदारों को तबाह किया है। किसी इदारे को अपना काम करने की खुली इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उनके ऊपर कदगनें लगाई गई हैं। हर इदारा आपकी मौशियत है, उसमें भी IMF का किरदार जो है वो अहम है। अपने कर्ज़े हासिल करने के लिए अपनी मराहत में कोई कमी लाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बोझ जो है वो अवाम के ऊपर सही। डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि अब वक्त आया है कि मराहत याफ्ता तबका जो है वो कुर्बानी दे, कौम की और ये कुर्बानी दे। देनी भी, ये इस वक्त कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है और इस वक्त वाकई तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि इस पर संजीदगी से मिल बैठें ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके अगर पाकिस्तान बचाना है तो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे आइल्स पर। आजकल हर बंदा जो है ना, एवरीबडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और इसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। सो बाय हुक और बाय क्रूक लोग चाहते हैं
या बच्चे चाहते हैं कि हम चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर बाहर जाएं, अगर हमारे पास कोई स्किल्स हैं तो हम इमिग्रेशन पर बाहर चले जाएं, कारोबार की नीयत से बाहर चले जाएं, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हम बाहर चले जाएं और वेस्टर्न ममालिक का रुख कर लें। लेकिन होता क्या है कि जब आपने इन ममालिक का रुख करना होता है तो आपको उनके अंग्रेज़ी के मयार पर, उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए आइल्स या एक होता है पीटीई, वो देना पड़ता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता क्या है कि ये टेस्ट जो है इसको एक हवा बना लिया गया है कि शायद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इसको पास करना या इसके साथ साथ इसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा शायद मुश्किल है। सो आज हमने इसी पर ही बात करनी है कि इसमें हकीकत कितनी है, क्या ये वाकई मुश्किल है या ये वाकई टेक्निकल है, और इसमें अच्छा बैंड लाने के लिए एक स्टूडेंट का अपना लेवल क्या होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ शो में आइल्स इंस्ट्रक्टर दानिया हारिस इस वक्त शो में मौजूद हैं। दानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लोग बाहर जाते हैं इमिग्रेशन की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से, स्टूडेंट्स जाते हैं कि हम स्टडी वीज़ा पर बाहर चले जाएं। आइल्स इन एनी वे, अगर आपने वेस्टर्न ममालिक की तरफ जाना है तो आपको आइल्स पास करना ही होगा। तो उसमें बैंड्स लेने होंगे, पास करने से मुराद ये। सो व्हाई डू पीपल थिंक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द गुड बैंड? द केस इज़ दैट इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज तो फिर ये डिफ़िकल्ट नहीं है, देन इट्स जस्ट टेक्निकल एंड यू ओनली नीड टू नो द फॉर्मेट। एज लॉन्ग एज यू नो द फॉर्मेट यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल सेट ही अच्छा नहीं है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वर्ब कहाँ पे आएगा, नाउन कहाँ पे आएगा, जैसे कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल होता है ना। और हमारे लैंग्वेज सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम रही है कि हमने इंग्लिश को कभी उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ाया, हमने इंग्लिश को टुकड़ों में पढ़ाया है। जैसे कि बच्चों को वर्ड्स याद करा दिए इन द फॉर्म ऑफ वोकेबलरी, ठीक है। तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी इंग्लिश को, जो कभी लैंग्वेज की तरफ एक्सपोज नहीं हुए, जिनका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अगर आपका स्किल सेट लैंग्वेज का अच्छा है, आप सुनते हैं इंग्लिश, आपको समझ आ जाती है, आप उसमें बात कर सकते हैं, फिर सिर्फ आपको टेस्ट के फॉर्मेट का पता होना ज़रूरी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट डिफ़िकल्ट है जिनका इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। अगर आप लैंग्वेज से एक्सपोज्ड हैं, आप सुनते रहते हैं रेगुलरली, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ बच्चे हैं जो फिल्म्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो आई हैव नोटिस्ड कि उनके जो स्पीकिंग स्किल्स हैं और लिसनिंग स्किल्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में बहुत अच्छे होते हैं जिन्होंने कभी इस तरह की फिल्म्स नहीं देखी इंग्लिश लैंग्वेज में। अच्छा, देखिए, ये तो आपने वैसे कह दिया कि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, मुनासिब है, सो फिर आप इसको कर सकते हैं। फिर ये टेक्निकल चीज़ें हैं और वो आपने टेक्निकलिटीज़ इसकी समझनी है। लेकिन एक ये चीज़ कि इसमें वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना या आपकी ग्रामर मजबूत होना, ये कितना ज़रूरी है? बिकॉज़ इंग्लिश तो शायद मेरी भी अच्छी हो, इंग्लिश शायद आपकी भी अच्छी हो, बट एक एडवांस लेवल की वोकेबलरी होना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक एडवांस लेवल की वोकेबलरी ना भी हो, मतलब आपकी एक नॉर्मल वोकेबलरी हो, आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप बोल मुनासिब लेते हैं, तो फिर भी आप ये कर सकते हैं? अगर बहुत एडवांस लेवल आपको, मतलब अगर आपको उर्दू लिटरेचर के बहुत खालिस अल्फाज नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन अगर आपको इसी तरह इंग्लिश खालिस नहीं आती तो फिर भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस बैंड स्कोर के लिए एम कर रहे हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल, जो जैसे स्टडी के लिए लोग जाते हैं बाहर, जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो 6.5 जनरली एक्सपेक्टेड होता है, तो वो आप ले सकते हैं एक बेसिक वोकेबलरी के साथ भी, गिवन कि आपका स्ट्रक्चर सही हो लैंग्वेज का और आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कर रहे, तो 6.5 बैंड आप ले सकते हैं ईजीली। अगर आपका एक नॉर्मल भी लैंग्वेज की आपकी बेस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह है जैसे कि उर्दू में हम जैसे रूटीन में बात कर रहे होते हैं ना, द पर्पज़ ऑफ आइल्स इज़ टू साउंड लाइक अ नेटिव। उन्होंने ये देखना होता है कि आप किसी नेटिव के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो कर सकते हैं, वहाँ जब आप जाएंगे आप सर्वाइव कर सकते हैं ममालिक में, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए जा रहे हैं। तो उसका मकसद ये है कि जो आपकी वहाँ पे जो आपका रोल है जो आपने प्ले करना है, कैन यू डू दैट इफेक्टिवली। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को रट्टे लगाएं। स्टूडेंट्स जो असल में उनका जो रूट होता है लर्निंग का वो इतना अच्छा नहीं होता, उनको जैसे उन्होंने बचपन से इंग्लिश सीखी हुई है वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाया जाता था, आपको भी याद होगा स्कूल्स में, कि वो जैद स्कूल जा रहा है, अमीना खाना खा रही है। सो उनको कॉन्टेक्स्ट में, एक खास कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश सुनने की, ना लिखने की, ना बोलने की बिल्कुल आदत नहीं होती, तो फिर उनको प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पजल, इफ यू आर गुड विद लैंग्वेज तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पजल, जिसके आपने पीसेस जो हैं उनको पुट टुगेदर करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 6.5 बैंड होती है, ये डिपेंड करता है किन यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, ये टोटल 6.5 या इंडिविजुअल यानी स्पीकिंग, लिसनिंग, सब में 6.5? 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ओवरऑल आपको 6.5
6.5 चाहिए होता है जनरली, और नॉट लेस देन 6 इन ईच, ठीक है। जो चारों मॉड्यूल्स हैं उनमें भी आपको 6 बैंड चाहिए। जैसे जो मेन डेस्टिनेशंस हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे जनरली ये स्कोर होता है। फिर कुछ ममालिक हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, थोड़ा सा कम बैंड भी अगर आप ले लें तो आप जा सकते हैं, जैसे कि आयरलैंड है। फिर उसमें एक फ़र्दर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आपका बहुत अच्छा बैंड स्कोर नहीं आया तो आपको एडमिशन मिल गया है, लेकिन फाउंडेशन ईयर में मिला है, जो आपकी मेन डिग्री प्रोग्राम है उसमें आपको एडमिशन नहीं दिया किसी जाएगा। और में मिल गया। नहीं, उससे पहले आपको, जैसे आप समझें कि 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा टू गेट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो उसमें फिर प्रॉब्लम में आती है कि आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है। सो गुड आइल्स बैंड स्कोर इज़ इट्स गुड, अब आप अच्छा बैंड स्कोर। अच्छा, इसके साथ साथ देखें बहुत से लोग तैयारी के लिए, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि हमें बस शौक है, हम जाकर दे देते हैं, ठीक है, मुनासिब, हमने तैयारी भी नहीं की, हमने यूट्यूब से कर ली। अब देखें कुछ लोग होते हैं दे आर सेल्फ टॉट, वो कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको पकड़कर सिखाना पड़ता है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट, कि आप मतलब यूट्यूब से भी सीख सकते हैं बिकॉज देयर इज सो मच कंटेंट एंड मटेरियल अवेलेबल ऑल ओवर द सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, मतलब जितने भी इस तरह यूट्यूब वगैरह है, या आपको इसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के पास आकर गाइडलाइन लेनी चाहिए एक दफ़ा वंस, तो आपको लेनी चाहिए? अच्छा, इवन दो आई एम एन इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। तो अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई कितना टाइम होगा टेस्ट का, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऐसा स्टूडेंट तो यूट्यूब से भी तैयारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको अपना जो वो चेक तो खुद नहीं ना कर सकता। अगर उसने कोई राइटिंग का टास्क उसने लिखा है या अगर वो स्पीकिंग कर रहा है, तो ये कौन इवेल्युएट करेगा कि वो कितना अच्छा कर रहा है? स्टूडेंट खुद तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए तो आपको जाना चाहिए और हमेशा म्यारी इंस्टीट्यूट ही चूज़ करना चाहिए आपको, ताकि अच्छा इंस्ट्रक्टर जो है वही सारी टेक्निकलिटीज से वाकिफ़ होता है, वही आपको बता सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट इज़ टेक्निकल, ठीक है। तो टेस्ट है तो टेक्निकल, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लिखना आता ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को शुरू से रट्टा सिखाया जाता है कि आपने वो चचा के नाम खत लिखना है, बहुत शुक्रिया घड़ी के तोहफे के लिए, थिंग्स लाइक दैट। तो अगर वो बच्चा उस किस्म के बैकग्राउंड से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको तो कोई हाथ पकड़ के सिखाएगा कि बेटा क्रिएटिव राइटिंग ऐसे होती है, ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ बहुत फोर्स लग रही है, इसको आप रिमूव कर दो, और यू हैव टू साउंड नेचुरल, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग ये होती है, इनफॉर्मल राइटिंग ये होती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनके लिए जनरली स्टूडेंट्स को 85% 90% स्टूडेंट्स को मैं तो यही कहूँगी कि किसी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में जाएं और वंस आप चले जाएं, आप तैयारी वगैरह फॉर्मेट समझ लें, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखें, जिस तरह से आपने कहा इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, मैंने कुछ लोगों को सुना है जी वो कहते हैं कि जी राइटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं स्पीकिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हर एक के अपने ऊपर डिपेंड करता है, मैंने तो हर एक को मुख्तलिफ कहते हुए सुना है, लेकिन जो सब कहते हैं कि लिसनिंग मेजॉरिटी कहते हैं ये ईजी है। So what do you think is the most difficult one and what do you think is the most easiest one? या ये आपके अपने ऊपर ही है? दोनों बातें हैं। जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है वो ये है कि आई जनरली नोटिस्ड कि जो स्टूडेंट्स राइटिंग अच्छी करते हैं ना, वो स्पीकिंग बहुत अच्छी जनरली नहीं करते, क्योंकि राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो बड़ा फॉर्मल है, लेकिन स्पीकिंग जो है वो इट्स नॉट दैट फॉर्मल। तो अब जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मल लैंग्वेज के साथ जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो स्पीकिंग में जो थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा फॉर्मली बोल रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स स्पीकिंग नेचुरली करते हैं, राइटिंग में उनको वो फॉर्मेलिटी लानी नहीं आती अपनी राइटिंग में ना, तो उनकी राइटिंग ज़रा सी इनफॉर्मल होती है एज पर द आइल्स क्राइटेरिया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरेक्ट विद लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, और आपने अगर आइल्स का टेस्ट देना है तो इसके लिए आपको कितने अरसे पहले ही प्रेपरेशन इसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। दानिया हमारे साथ ही शो में मौजूद रहेंगी। अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ आइल्स इंस्ट्रक्टर दानिया हारिस इस वक्त शो में मौजूद है। अच्छा दानिया, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हमने कितना अरसा पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। मतलब अगर मेरे जैसा बंदा, और मैं कहूँ कि मतलब आइल्स का मेरे ख्याल में आजकल टेस्ट जो है ये कितने का आपको, मैं 60,000 रुपीज़ 48,000 से 58,000 तक इसकी रेंज है। डिफरेंट टेस्ट वो होते हैं तो डिफरेंट फी होती है, लेकिन ये बढ़ जाएगी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ 1 अक्टूबर से। ये क्यों बढ़ जाएगी? ये डॉलर तो अब नीचे आ रहा है। नहीं, इट डजंट डिपेंड ऑन दिस। वो ब्रिटिश काउंसिल और IDP उनका डिसीजन होता है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अभी 1 अक्टूबर से बिल्कुल ठीक हो गया।
बहरहाल अगर चलें जो भी है, वो मेरा होता है कि आप इतना अच्छा तैयारी देकर करें, इतना अच्छा आप टेस्ट, इतने आप वेल प्रिपेयर्ड हों कि आपको दोबारा देने की नौबत ही ना आए। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना रिक्वायर्ड बैंड हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल वाकई ऐसा होता है। जी। लेकिन मैंने ना अभी रिसेंटली सुना कि यहाँ पर मतलब ब्रिटिश काउंसिल या IDP, या चलें हम नाम नहीं लेते, ये नाम काट दे, खैर, वो जान के भी स्टूडेंट्स को बाज़-औक़ात ना मतलब कम बैंड्स देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर द टेस्ट नेक्स्ट टाइम, और इनकी फ़ी वगैरह भी ऑब्वियसली फिर आएगी इनको। ऐसा भी होता है? व्हाट डू यू ऐसा थिंक? नहीं, इट्स अ मिसकंसेप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं होता। असल में होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी है, मैंने आपको बताया, जो हमने पहले भी बात की कि एजुकेशन सिस्टम में किस तरह डील किया गया है लैंग्वेज को, तो उनको लगता है कि शायद हमने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। लेकिन वो अब जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद वो स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, मतलब बेसिक कैपिटलाइजेशन का उनको रूल्स का नहीं पता होता, फिर सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, इस तरह की और मिस्टेक्स होती हैं, प्रोनाउंस गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको कैपिटल लेटर नहीं लगा रहे होते, लेकिन उन्होंने कंटेंट अच्छा बनाया होता है, मतलब अगर आप कॉन्टेक्चुअली देखें तो जो वो बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक होती है। तो फिर वो बाद में शिकायत करते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जैसे आपने पैराग्राफिंग कितनी अच्छी करनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आप की उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने फॉर एग्जांपल टास्क 1 है राइटिंग का, उसमें 150 वर्ड्स की लिमिट है, तो अब उन्होंने तो ये जज करना है ना कि आप उसी बात को 150 वर्ड्स के अंदर अंदर रहते हुए कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप उस बात को 250 वर्ड्स में कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं मैंने तो बहुत ज़्यादा लिखा था, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा बैंड आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये उसमें प्रॉब्लम। अच्छा, एक और ये कि एक होता है IELTS, एक होता है PTE। PTE के बारे में लोग कहते हैं कि इट्स रिलेटिवली ईजियर देन IELTS, सो इज इट सो? इट्स रियली ईजी? जी ऐसा है, इट्स नॉट रियली इजी, लेकिन रिलेटिवली, ठीक है। तो वो आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं PTE। तो पहले मार्केट में मोनोपोली थी IELTS के टेस्ट की, अब कुछ और नए टेस्ट आ गए हैं मार्केट में, जैसे PTE है, फिर ऑस्ट्रेलिया में इसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा फिर OET टेस्ट है, वो डॉक्टर्स के लिए है। तो ये आपका जो कंसल्टेंट है जो आपको बाहर जाने के लिए सारा आपका केस डील कर रहा है, वो आपको बेहतर ये मशवरा दे सकता है कि अगर आपने किस मकसद के लिए जाना है तो आपको कौन सा टेस्ट चूज़ करना चाहिए। तो ये आपको खुद से कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप मतलब बच्चे एक दूसरे से बात करके कभी नेचुरली डिसाइड कर लेते हैं कि चलो वो आसान है तो वो दे देते हैं। हो सकता है जहाँ आपने जाना हो वहाँ पर एक्सेप्ट होता हो, एक्सेप्टेंस ना हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। लेकिन इसके लिए कि अगर आपने IELTS की तैयारी कर लिया तो वो PTE भी मोर और लेस फॉर्मेट सेम ही होता है, या दोनों के फॉर्मेट्स भी फर्क होते हैं? देखें डिफरेंट, जैसे आप IELTS इंस्ट्रक्टर हैं तो क्या PTE का भी अलग इंस्ट्रक्टर होगा, या आप PTE भी पढ़ा सकती हैं? नहीं, वो मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी ना पहले, क्योंकि 2 डिफरेंट टेस्ट हैं तो उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। दूसरा PTE में एक ये भी चीज़ है कि उसमें AI टेक्नोलॉजी है कि कंप्यूटर से आप टेस्ट दे रहे हैं और कंप्यूटर ही आपको इवेल्यूएट कर रहा है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों टेस्ट में, लेकिन वो टेक्निकलिटी के लिहाज से स्टूडेंट्स को लगता है कि PTE जो है वो एक बेटर चॉइस है जहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस है। तो आजकल जो है वो IELTS के मुकाबले में और कितना अरसा पहले जितने भी हमें अभी लोग देख रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, आई एम श्योर मेन वुमेन बोथ, कितने अरसे पहले आप तैयारी इसकी शुरू करते हैं? अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप किसी भी रिलायबल इंस्ट्रक्टर या इंस्टीट्यूट के पास जाएँ, वहाँ जाके आप अपने आप को पहले इवेल्यूएट करवाएं, ठीक है। फिर वो आपको बेहतर आइडिया दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ गुड स्किल सेट, अगर चारों मॉड्यूल्स में आपकी लैंग्वेज के साथ बड़े आप कंफर्टेबल हैं, तो मेरा ख्याल है 1.5 महीने में भी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, कितना स्कोर आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको गाइड किया जा सकता है कि कितने अरसे में तैयारी हो सकती है। जनरली जो कोर्स है उसकी जो लेंथ है, वो जो ड्यूरेशन है इस कोर्स की, वो 6 वीक्स होती है। तो फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अभी हम नहीं कर पा रहे, 6 वीक्स हमारे लिए थोड़े हैं, तो फिर उनको एक्सटेंशन भी दे दी जाती है कि चलें आप दोबारा कर लें या आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लें। लेकिन जो जनरल एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि स्टूडेंट्स कर लेते हैं, एवरेज जिनकी एक स्किल सेट होता है और 6.5 रिक्वायरमेंट है वो कर लेते हैं, 6 to 8 वीक्स में तैयारी हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच दानिया हारिस हमारे साथ शो में मौजूद थी, एंड आई वुड वांट टू रिपीट वंस अगेन कि इट्स टेक्निकल बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट अगर आपकी इंग्लिश जो है वो मुनासिब है। सो ये मुश्किल नहीं है, ये बस ऐसे ही हवा बना हुआ है। दानिया ने तो मुझे यही समझाया है। बस इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।